कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं चैप्टर नंबर 9 में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम समन्वय यौगिक भी बोलते हैं, ठीक है, या उप सह संयोजन यौगिक भी कहते हैं। उप सह संयोजन यौगिक को हम समन्वय यौगिक भी कहते हैं, समन्वय यौगिक। इंग्लिश में इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानते हैं। छात्रों एक चीज़ आपको बताएं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी इसी को कहते हैं। छात्रों एक चीज़ आपको बताएं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को दूसरा नाम और देते हैं, संकुल यौगिक भी कहते हैं। संकुल यौगिक भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, ठीक है। इसी को संकुल यौगिक को एक नाम और दिया जाता है, संकर यौगिक भी कहते हैं। छात्रों संकर यौगिक भी कहते हैं। इसको एक और नाम दिया जाता है, जटिल यौगिक भी कहते हैं। छात्रों इसको जटिल यौगिक के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इन तीनों का मतलब होता है कम्प्लेक्स कंपाउंड। इन तीनों को इंग्लिश में कम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो कम्प्लेक्स कंपाउंड भी आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ करते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते कैसे हैं, किस कारण से हमें पता लग रहा है कि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा? क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाए जाते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब है उप सह संयोजक बंध पाए जाते हैं। और आप जानते हो फर्स्ट ईयर क्लास में आपने सभी ने पढ़ा होगा, उप सह संयोजक बंध तब बनते हैं जब केवल एक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को, इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी दूसरे परमाणु को दान करता है, अर्थात डोनेट करता है, ठीक है। कहने का अर्थ है जब एक परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं और दूसरे परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, उसके पास बैकेंड ऑर्बिटल होते हैं, तब ये ऐसा होता है। तब ये जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वो अपने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कम वाले को दान करने का प्रवृत्ति रखता है, तब उप सह संयोजक बंध का निर्माण होता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर दान होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें दान नहीं होता, जोड़ा दान होता है, अर्थात दो इलेक्ट्रॉन एक साथ चाहते हैं, तो उसको समन्वय यौगिक कहते हैं। तो समन्वय यौगिक अर्थात उप सह संयोजन यौगिक छात्रों बनते किस कारण हैं? इसके इन सभी यौगिक के बनने का कारण एक है, वो आप सभी लोग नोट कर लें, क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे हैं वो जो नहीं जानते हैं कि समन्वय संख्या किस कारण बनते हैं, उप सह संयोजन यौगिक किस कारण करते हैं। वो कारण आपको बताने जा रहे हैं, इसको भी सीख लीजिए। इसका कारण है, सबसे प्रमुख कारण है कि समन्वय समूह या समन्वय यौगिक या संकर यौगिक वही तत्व बना सकता है जिसका आकार आपका छोटा हो। जिसका आकार कैसा होना चाहिए? छोटा आकार हो, और छोटा आकार होने की वजह से उसका आवेश घनत्व जो हो, चार्ज डेंसिटी जिसे कहते हैं, आवेश घनत्व वो उच्च होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो छोटे आकार होना चाहिए, आवेश घनत्व उच्च होना चाहिए। लेकिन इन दोनों के साथ एक प्रॉपर्टी और बहुत ज़रूरी है, उसका नाम है रिक्त खाली डी कक्षक। रिक्त माने होता है खाली डी कक्षक अर्थात डी ऑर्बिटल भी उपलब्ध होने चाहिए। छात्रों यदि किसी एलिमेंट्स के पास इन तीनों चीज़ें मौजूद हैं, मतलब उसके पास आकार छोटा हो, साइज भी छोटा होना चाहिए, आवेश घनत्व अगर बहुत ज़्यादा है तो भी, और डी ऑर्बिटल उपलब्ध हो तो ही आपका संकर यान या संकर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखेगा, वरना नहीं बनेगा। इन तीनों में से किसी एक की भी कमी होगी तब भी आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनते। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे छात्र, मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज़ भी कमी है तो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनेगा। साथ में ऑक्सीकरण अवस्था भी होती है, लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था आप रिक्त डी कक्षकों की उपलब्धता के आधार से निकाल सकते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था के अकॉर्डिंग भी देखते हैं, लेकिन ये वास्तव में तीन चीज़ें होना अनिवार्य है, क्योंकि रिक्त डी कक्षकों से ही ऑक्सीकरण अवस्था निकलती है, इसलिए चार नहीं बोलते, लेकिन मानना चाहें तो मान सकते हैं। तो ऐसे कौन से तत्व हैं जिनके पास ये चारों चीज़ें मौजूद होती हैं? वो आपके हैं, याद आपको रखना होगा, उनका नाम है डी ऑर्बिटल। डी ब्लॉक के तत्व, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनके अंदर डी ऑर्बिटल रिक्त होता है, डी कक्षक रिक्त होता है, खाली कक्षक पाया जाता है, और उनका आवेश घनत्व भी उच्च होता है, क्योंकि उनकी त्रिज्याएं जो होती हैं वो अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, ठीक है।
इसलिए डी ऑर्बिटल ही ये संकर आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसीलिए इनको संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। ट्रांजिशन भी होता है इनमें, इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। तो बेटा संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु भी बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल। ये ट्रांजिशन मेटल ही संकर आयन, आपके उपसहसंयोजक यौगिक, आपके संकर आयन और जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि इनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी हुआ करती हैं। साथ ही डी ब्लॉक के साथ ही कुछ मात्रा में एफ ब्लॉक के तत्व भी आपके ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए डी ब्लॉक के तत्व भी समन्वय यौगिक अर्थात उपसंयोजक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। लेकिन कुछ मात्रा में देखा गया पी ब्लॉक के तत्व भी हैं, कुछ ही हैं, ज़्यादा नहीं। पी ब्लॉक के 1-2 हैं, जैसे एल है, एल्युमिनियम आपका समन्वय समूह बना सकता है, तो आपका एल ही एक ज़्यादा है, अर्थात 13वें वर्ग के तत्व जो होती हैं, धातुएं होती हैं, केवल 13वें वर्ग के तत्व में एल्युमिनियम ही, 13वें वर्ग के तत्व में केवल एल्युमिनियम ही उपसहसंयोगिक बनाने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है। आपके एस ब्लॉक के तत्व, आपके एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो आपके समन्वय यौगिक कभी नहीं बनाते, क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता है और चार्ज घनत्व जो है वो बहुत कम होता है और खाली डी कक्षक इसमें पाए नहीं जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इसलिए एस ब्लॉक के तत्व कभी प्रदर्शित नहीं करते। पी ब्लॉक में केवल एल करता है, याद रखेंगे। और एफ ब्लॉक में तो काफ़ी हैं, एफ ब्लॉक में काफ़ी तत्व हैं, एफ ब्लॉक के तत्व भी धातुएं होती हैं। एक खास बात, ये सभी तत्व धातुएं होना अनिवार्य है। कैसी होनी चाहिए? धातुएं, अर्थात एक तरह का मेटल होते हैं। ये सब प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है? मेटल के अंदर, धातुएं होनी चाहिए। धातुओं के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो आप देखेंगे डी ब्लॉक के तत्व सभी धातुएं हैं, इसलिए धातुएं का मतलब है धनायन बनाने की प्रवृत्ति, और धनायन वही बनाता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। और आप छात्र जानते हैं इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो बाहर से आके कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहे तो वो ग्रहण कर सकता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो धनायनों में सदैव इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। ठीक है बेटा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और एफ और डी ब्लॉक के तत्व सर्वाधिक मात्रा में संक्रमण तत्व उपसह संयोजन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए छात्रों, हम कैसे बनाएंगे उपसह संयोजन यौगिक, कैसे हम जानेंगे कि ये तत्व जो दिया गया यौगिक है, दिया गया कंपाउंड है, वो उपसह संयोजक है या नहीं। तो देखिए बहुत आसान है इसके लिए। पहली बात है कि उपसह संयोजन यौगिक को हमेशा गुरु कोष्ठक में लिखा जाता है। गुरु कोष्ठक फॉर बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। ठीक है, गुरु कोष्ठक में लिखा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। गुरु कोष्ठक में मतलब बड़े कोष्ठक में इसको प्रदर्शित करते हैं हमेशा। और इसके अंदर एक मेटल होगी, जैसे मान लो Ni है, और साथ में कोई तत्व ये बड़ा हुआ लिखा हुआ, इस तरह से लिखा हुआ कंपाउंड आपका उपसह संयोजन यौगिक है। अब मैं जानूंगा कि ये उपसह संयोजन यौगिक क्यों है, हम जानने की प्रयास करेंगे उपसह संयोजन यौगिक क्यों है। इसके लिए देखिए, ये इस दीवार मान लीजिए, इस दीवार के सहारे जो टच होगा उसको छात्रों हमेशा संक्रमण धातु कहेंगे। क्या कहेंगे? संक्रमण धातु। आप जानते हैं Ni आपका संक्रमण धातु है, 3D का सदस्य है, इसलिए संक्रमण धातु ये आपका डी ब्लॉक तत्व है। तो आपने देखा डी ब्लॉक का तत्व जो होता है उसको हमेशा हम मुखिया मान के चलेंगे। मान लेंगे ये इतना बड़ा परिवार है, इस परिवार का मुखिया कौन है? Ni है, संक्रमण तत्व है। अगर मुखिया है तो छात्रों हम इसको केंद्र मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? केंद्रीय। तो इसलिए हम इसको केंद्रीय धातु मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? केंद्रीय धातु। अभी दिखाएंगे इसको ही केंद्रीय धातु क्यों मानेंगे, इसको क्यों नहीं मानेंगे, हम आपको सब समझा देंगे, समझना। तो इसका मतलब ये ट्रांजिशन तत्व हम मान ले रहे Ni एक केंद्र में रहेगा, उसके चारों ओर कौन रहेंगे? C डबल बॉन्ड O, क्योंकि C एक, आप सभी लोग जानते हो, क्या आप सभी लोग जानते हो, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि जो O है O हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है। कारण क्या है? क्योंकि O के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, आप जानते हो, इसलिए O हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है। बाकी बचे इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। 2 पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेष रहने का मतलब पेयर 2, क्योंकि जो एक जोड़ी का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन एक पेयर कहलाते हैं। तो इसको एक पेयर कहते हैं, एक पेयर 2 पेयर हो गए छात्रों। जैसे 2 जूते, तो 2 जूते का मतलब पेयर तो एक ही है, एक जोड़ी जूते,
एक जोड़ी माने होता है पेयर, तो इस पे 2 पेयर होते हैं, इसके पास भी 1 पेयर होता है, इसके पास 2 पेयर, इसके पास 1 पेयर, इसके पास 2 पेयर, इसके पास 2 पेयर, 1 पेयर, इसके पास 2 पेयर, इसके पास 1 पेयर। तो सी के पास केवल 1 पेयर बचता है। सी के पास कितना पेयर बचता है? 1 पेयर बचता है। ये पेयर अगर आपको बनाना नहीं जानते, पेयर क्यों बचता है, देखिए कारण क्या है, क्योंकि सी की आउटर मोस्ट सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 8। लेकिन इस समय हैं कितने छात्रों? देखिए इस समय सी के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये इलेक्ट्रॉन जो एक बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है। ये जो लाइन है वो 2 इलेक्ट्रॉनों से बनती है, याद रखेंगे। इसका मतलब इस लाइन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, कितने हो गए? 4, और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, कितने हो गए? 6। तो इसका मतलब इसके पास इस समय 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इस समय इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो छात्रों इसके पास इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये रहा कि इसकी पूरी बैलेंसी नहीं है, इसलिए इसके लिए एक तीर का नाम प्रदर्शित और कर देते, तीर के द्वारा भी प्रदर्शित कर देते हैं। इसका मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर की ओर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो अब बताइए इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। चेक करिए, 1 2 3 4 और 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गए। वो 2 इलेक्ट्रॉन किधर आ गए? इधर आ गए। तो आप बताइए कितने हो गए? 1 2 3 4 और 2 ये 6 और 2 8, ऐसे निकाल लेते हैं। इसी प्रकार सभी में, तो इस प्रकार ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉन पेयर बचे हैं वो लॉन पेयर किसकी ओर चले जाएंगे? सी की तरफ, ऐसे निकल जाएंगे। तो ये 2 लॉन पेयर बचे हैं वो किसकी तरफ? मैं ब्लू से कर देता हूँ, है ना, ब्लू पेन से। ये इस तरह से, ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है एट दिस टाइम। क्या नाम है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर अगर बात करें तो इस टाइप की हुआ करती है। तो अब छात्रों अब मेरी बात समझना, अब Ni को निकिल, Ni फॉर निकिल, निकिल केंद्रीय धातु क्यों है? इसको केंद्र में क्यों रखा गया? क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं। अब कहोगे सर हमें दिखाइए, तो मैं दिखा रहा हूँ। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है छात्रों? 28 होता है, 28 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप करते हैं तो ऐसे ही तो करोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। छात्रों इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने किया। जब आपने इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो आपको दिखाई दे रहा है इसके पास रिक्त डी कक्षक मौजूद हैं, क्योंकि डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इस समय 8 हैं। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेष हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाएं तो इसका स्टक पूरा हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे मिल जाएं तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लो, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लो, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लो। आप चाहे इससे ले लो। अगर आपने इस 2 इलेक्ट्रॉनों को इससे ले लिया तो इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच गए? Ni के साथ। जब कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन इस Ni के पास छात्रों पहुंच गए तो इसके पास एक दोस्ती होगी इन दोनों के पास, ये बंध गए, उपसह हो गए, ऊपर से सहन कर लिया। Ni ने, निकिल ने सी को ऊपर से सहन कर लिया, इसलिए उपसह हो गया। उपसह बोलेंगे क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ चले जाएं, इसको बनते उपसह संयोजक बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, हाँ। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब होता है दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ओर चले जाएं, इधर के इलेक्ट्रॉन उधर ना जाएं। अगर इधर के इलेक्ट्रॉन उधर चले जाएं, अगर इधर के इलेक्ट्रॉन भी उधर चले जाते हैं तो आपका बनता है ये वाला बॉन्ड, अर्थात सिंगल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। और अगर एक ही ओर चले जाते हैं तो बनता है तीर वाला बॉन्ड। तीर को कहते हैं उपसह संयोजक बंध। इसके अंदर उपसह संयोजक बंध बन गया। क्या बन गया ये बेटा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गया। उपसह संयोजक बंध बोलते हैं, लिखो मत। उपसह संयोजक बंध के द्वारा बंध गया, और ये आपके सह संयोजक बंध है और ये आपका उपसह संयोजक बंध है, इसलिए इसका नाम उपसह संयोजक यौगिक रखा जाएगा। आगे देखिए, तो आपने देखा। अब आप कहोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इससे काम चलेगा? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन भी इसको दान करेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी इसको दान करेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी इसको दान करेगा। कारण क्या? इसके अंदर और भी रिक्त कक्षक उपलब्ध हैं, आपको दिख नहीं रहे। देखिए कैसे, मैं इसको सही से बना, दूसरा रूप में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इस 3d को नीचे पीछे ले आ रहे हैं, 3d8, और इस 4s को पीछे ले जा रहे हैं, 4s2। तो आप छात्रों आप लोग ये भी जानते हो कि 4s के बाद 4p तो आता है, 4p भी तो आता है।
4p के बाद 4d भी आता है, 4d के बाद 4f भी आता है, आता नहीं आता? इसका मतलब इनमें भी तो इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हैं, इनके पास भी तो इलेक्ट्रॉन वैकेंट हैं, मतलब ऑर्बिटल ये वैकेंट है या नहीं, ये ऑर्बिटल खाली है। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन आप सभी लोग जानते हैं 6 होते हैं, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इसके अंदर बहुत सारा स्पेस खाली है, ये खाली तो है, इसमें भरे तो नहीं है इस समय, ये खाली स्पेस है, इसलिए और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसलिए डी के पास इलेक्ट्रॉनों के बैठने की व्यवस्था बहुत ज़्यादा होती है। किसके पास? Ni के पास इलेक्ट्रॉनों को बिठाने की व्यवस्था बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके पास पहले से d ऑर्बिटल भी खाली होता है और इसका अंतिम कोष जो होता है वो भी पूरी तरह से खाली होता है, केवल s में इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही है बेटा? इसलिए ये इलेक्ट्रॉन भी खाली पड़े हैं, इसलिए Ni हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता ही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेगा, बात आ गई समझ में? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन आपका लेगा, तो इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी ये ले लेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी ये ले लेगा, ये दोनों, ये भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, ये भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, ये भी कोऑर्डिनेशन, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन इसको दान करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन दान करेगा, ये भी, मतलब कहने का अर्थ है अगर और भी इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं तो और भी इलेक्ट्रॉन इसमें समा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन वैकेंट, मतलब इसके पास पहले से ऑर्बिटल वैकेंट पड़े हुए, वैकेंट फॉर खाली है, इसके पास खाली जगह है बहुत सारी, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से बैठ सकते हैं। तो देखिए अब जब बैठ सकते हैं तो इस तरह से इसको आप पिता मान सकते हो। ये मान लीजिए ये पिता है, बूढ़ा पिता है, उस पिता से कौन कौन, ये पुत्र मान लीजिए, ये पुत्र है, ये पुत्र है, वो इस पिता को क्या कर रहा है? अब इलेक्ट्रॉनों को दान कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को दान कर रहा है, क्योंकि इस पिता को इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन खाली हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इलेक्ट्रॉन इसको दान करने का प्रवृत्ति रखेगा। तो इसका मतलब ये पिता है, ये पुत्र है और इस पुत्र की ये पुत्र वधू है। अब आप सोच रहे होंगे सर कि सर सी ही इसमें दान क्यों कर रहा है, इस वाले इलेक्ट्रॉन ये वाले क्यों नहीं दान कर रहे हैं छात्रों? तो ये वाले इलेक्ट्रॉन वो दान नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि इसमें जो Ni से जुड़ा कौन है? सी किधर की ओर जुड़ा है? Ni से, सी की तरफ से Ni जुड़ा है, वो आपका दूर है, इसका मतलब वो इसमें डोनर एटम नहीं है। तो छात्रों कहने का तात्पर्य है जो इलेक्ट्रॉन पेयर दान करे उसको कहते हैं दाता परमाणु। तो इसमें ये लोन पेयर है, लोन पेयर माने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसके हैं? सी के, ओ के नहीं है, इसलिए सी को हम क्या कहेंगे छात्रों? इस सी को कहेंगे दाता परमाणु। क्या बोलेंगे? दाता परमाणु। क्या बोलेंगे? दाता परमाणु, अर्थात इंग्लिश में कहेंगे डोनर एटम। तो इसमें सी इज द डोनर एटम है, लेकिन वो डोनेट नहीं कर रहा, वो दान नहीं कर रहा, इसलिए वो आपका डोनर एटम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट Ni से नहीं जुड़ा, बल्कि सी Ni से जुड़ा, इसलिए सी इसमें दान कर रहा है, इसलिए सी इसका दाता परमाणु होगा। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब सीधा सा अर्थ है, तो ये आपका पिता हो गया, ये आपका पुत्र हो गया, इस पुत्र की ये पत्नी मान लीजिए, पुत्र वधू है, लेकिन ये पत्नियां जो होती हैं वो अपने ससुर को कुछ भी दान नहीं करती। अधिकांशतः आपके पिता में जो पुत्र का मोह होता है, पिता और पुत्र का, उसमें पिता ही, जो पुत्र ही है वो पिता की रक्षा करने के लिए दान करता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से देखा जाए एक परिवार बन गया, ये क्या बन गया? और एक पूरी तरह से परिवार बन गया। इस परिवार को ही, पूरे ग्रुप को, पूरे परिवार को कहते हैं उपसह संयोजन यौगिक, या इसको कहते हैं संकर यौगिक, या इसको कहते हैं संकुल यौगिक। संग बना है इसलिए संकुल यौगिक, और शंकर ने बनाया, शंकर कौन है? संक्रमण तत्व ने इसको बनाया है, इसलिए इसको कहा गया संक्रमण तत्व, या वो संक्रमण यौगिक, या संकर यौगिक, या संकुल बना। संकुल माने इकट्ठा हो गया, जुड़ के बना, इसलिए संकुल यौगिक कहेंगे। ठीक है, इसका नाम उप क्यों पड़ा? क्योंकि ये इसको भी सहन कर रहा है, उपसह, इसकी भी सहन कर रहा है, उपसह, इसको भी सहन कर रहा है, चारों बच्चों की ये सहन कर रहा है पिता, इसलिए इसको हम उपसह संयोजक मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए। आगे समझे? तो उपसह संयोजन कैसे बनता है? ये बनता है। अब आती है बात, इसमें बात आती है कि जो उपसह संयोजन यौगिक होते हैं छात्रों, इसको मैंने इस तरह लिख दिया। अब देखिए मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसमें आपने देखा, आपने एक चीज़ देखा, क्या देखा? कि इसमें कार्बन दाता परमाणु है, वो आपका दाता परमाणु नहीं है।
तो कितने दाता परमाणु है इस NI से, कितने दाता परमाणु जुड़े हैं, एक C यहाँ जुड़ा है, एक C यहाँ जुड़ा है, एक C यहाँ जुड़ा, एक C यहाँ जुड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि जितने दाता परमाणु होते हैं केंद्रीय धातु से जुड़ते हैं, सेंटर मेटल से जुड़ते हैं, उतने ही दाता परमाणुओं की संख्या को कहते हैं समन्वय संख्या। क्या कहते हैं? समन्वय संख्या। तो अगर समन्वय संख्या की बात करें तो समन्वय संख्या क्या हो सकती है? कार्बन परमाणुओं की संख्या को समन्वय संख्या कहेंगे इस समय, क्योंकि कार्बन जुड़ा है। अगर ऑक्सीजन जुड़ा होता तो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या को समन्वय संख्या कहते। तो छात्रों, बहुत से छात्र इस पूरे को समझते हैं, बहुत से छात्र क्या समझते हैं कि समन्वय संख्या ये 4 है, तो इसका मतलब ये पूरे को मान लेते हैं समन्वय संख्या 4। लेकिन ये रॉन्ग मेथड है। इससे ऐसे सीखोगे तो आप रटोगे, सीख नहीं पाओगे। छात्रों, समन्वय संख्या, समन्वय आपका ओ नहीं कर रहा है, केवल सी कर रहा है, तो सी की संख्या ही समन्वय संख्या होती है। समन्वय संख्या को हिंदी में कहते हैं उप सह संयोजन संख्या, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम बात करें तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी। किसकी? इस पूरे ग्रुप की। समझ में आ गया? तो समन्वय कौन कर रहा है? समन्वय माने मिल कौन रहा है? समन्वय माने दोस्ती कौन रख रहा है? दोस्ती इस NI से दोस्त कौन बना रहा है? NI से केवल C जुड़ रहा है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या 4 होगी। तो अगर हम कहते हैं कि उप सह संयोजन संख्या किसे कहते हैं, क्वेश्चन आ जाए कि उप सह संयोजन संख्या क्या होती है, या उप सह संयोजन संख्या छात्रों किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्वेश्चन आया कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? इसको कहते हैं समन्वय संख्या भी कहते हैं। समन्वय संख्या किसे कहते हैं? तो आप क्या बताओगे? तो आप बताएंगे ये क्या चीज़ है, अभी मैंने बताया, इसको कहते हैं उप सह संयोजन यौगिक, ठीक है, या संकुल यौगिक। तो आप क्या परिभाषा लिखोगे? किसी संकुल यौगिक में या उप सह संयोजन यौगिक में, क्या बोलोगे? किसी, इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूं, किसी संकुल यौगिक में, किसी संकुल यौगिक में, इसकी संख्या ही तो है। अब ये संख्या किससे जुड़ी? केंद्रीय धातु से। तो केंद्रीय धातु को सेंटर मेटल बोलते हैं, तो सेंट्री इसका नाम। तो किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु से, केंद्रीय धातु से जुड़े, कौन जुड़े हैं? केंद्रीय धातु से जुड़े। जुड़े कौन है बेटा? दाता परमाणु, डोनर एटम से जुड़े दाता परमाणुओं की संख्या, संख्या को ही तो कहते हैं, दाता परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? समन्वय संख्या, या इसी को कहते हैं उप सह संयोजन संख्या। उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। एकदम क्लियर हो गया? उप सह संयोजन संख्या की डेफिनेशन आप नोट करना चाहें तो छात्रों नोट कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एकदम क्लियर हो गया? किसी संकुल में केंद्रीय धातु से जुड़े, अर्थात अपने पिता से जुड़े, अपने पिता से जुड़े बच्चों, बच्चों माने पुत्र, पुत्रों की संख्या, यहाँ मान लो थोड़ी देर के लिए, बच्चों अर्थात केंद्रीय धातु से जुड़े दाता परमाणु, दाता परमाणु को कहा गया बच्चे, दाता परमाणुओं की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। तो अगर पूछें कि NiCO का होल 4 में समन्वय संख्या Ni की कितनी होगी, तो आप कहेंगे Ni की समन्वय संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 4। क्यों? क्योंकि Ni से 4 C परमाणु जुड़े हुए हैं। तो छात्रों देखा कितना आसान है, डेफिनेशन पढ़ना बहुत आसान है, केमिस्ट्री को सीखना कितनी आसानी से सीख सकते हो। एकदम क्लियर हो गया? अब मेरी बात सुनिए, अब बात आती है ये पूरा फिर क्या है? आपने C को तो दाता परमाणु बोल दिया, तो फिर भाई इस C से ये O जुड़ा हुआ, ये पूरा क्या है? इस पूरे को कहते हैं छात्रों लिगंड। क्या बोलते हैं? लिगंड कहते हैं। क्या बोलते हैं छात्रों? लिगंड। इसको दूसरी भाषा में समन्वयी समूह भी कहते हैं, समन्वयी समूह भी कहते हैं। तो समन्वयी समूह को हम कोऑर्डिनेशन ग्रुप भी कहते हैं और इसको लिगंड के नाम से भी जाना
जाता है। तो लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगांड क्या होते हैं, अर्थात लिगांड क्या होते हैं, बच्चों का खुद का परिवार लिगांड, अर्थात पति पत्नी दोनों। अब जरूरी नहीं है ये 2 लोग हों, हो सकता है यहाँ 3 भी हो सकते हैं, मतलब एक पिता के, मतलब एक पुत्र के 2-3 बच्चे भी हो सकते हैं, है ना। कहने का अर्थ है और भी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, पत्नियां हो सकती हैं, हमें नहीं पता, फिलहाल जो बात बता रहा हूँ। तो कहने का अर्थ है ये एक खुद में एक परिवार है, ये खुद परिवार, ये परिवार इससे जुड़ा है, इस पिता से जुड़ा है, तो ये महापरिवार हो गया, बड़ा परिवार। बड़ा परिवार उपसह संयोजन यौगिक, बड़ा परिवार उपसह संयोजन, छोटा परिवार ही लिगेंड है। अब ये छोटा परमाणु अकेला हो सकता है छात्रों, अकेले को कहते हैं परमाणु, अकेला हो सकता है तो परमाणु के रूप में हो सकता है, या इसमें 2 हैं तो अणु के रूप में भी हो सकता है छात्रों। तो अणु है इस समय CO इधर कार्बन मोनोऑक्साइड, आप लोग जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एक अणु है, मॉलिक्यूल्स है, तो क्योंकि 2 परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ अणु कहलाता है, सही है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ अणु कहलाता है। तो ये परमाणु भी हो सकता है, यहाँ अकेला भी हो सकता है, और अणु के रूप में भी हो सकता है 2, और आपका आयन के रूप में भी हो सकता है छात्रों। आयन हो सकता है, यहाँ माइनस चिन्ह लगा हो, आयन के रूप में भी हो सकता है। तो इसको हम कहेंगे लिगेंड कहेंगे। तो लिगेंड की परिभाषा अगर हम बात करें तो लिगेंड क्या है छात्रों, लिगेंड की परिभाषा की बात करें तो लिगेंड किसे कहते हैं, इसको भी देख लीजिए। लिगेंड क्या होते हैं छात्रों, लिगेंड्स क्या होते हैं छात्रों, लिगेंड की डेफिनेशन हम बात करें तो लिगेंड क्या होता है, इसकी परिभाषा सुनिए कितनी आसान, सुनिए। बेपरमाणु, ये बेपरमाणु के रूप में हो सकता है, बेपरमाणु या अणु या आयन जो उपसह संयोजन यौगिक में, जो उपसह संयोजन यौगिक में मतलब महापरिवार में केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन पेयर अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन, ये पूरा परिवार दोनों लोग मिलकर ही तो दान कर रहे हैं, दोनों लोग ही हैं, परिवार तो इससे जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म कौन दान कर रहा है, C बेशक दान कर रहा है, लेकिन परिवार तो पूरा बोला जाएगा, तो इस पूरे परिवार को हम इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। सही है बेटा, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, किसको करते हैं, केंद्रीय धातु को। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, बे परमाणु या अणु या फिर आयन जो क्या करते हैं महापरिवार में, मतलब जो उपसह संयोजन, जो उपसह संयोजन यौगिक में, उपसह संयोगिक में करते क्या है, क्या करते हैं ये उपसह संयोगिक में, करते कुछ नहीं है, करते ये हैं कि अपने बूढ़े माँ बाप को इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। तो केंद्रीय धातु को, इस केंद्रीय धातु को यौगिक में केंद्रीय धातु, आयन भी ले सकते हो, परमाणु भी ले सकते हो, आयन के रूप में भी हो जाता है कभी कभार, परमाणु के रूप में आ सकता है, इस समय ये परमाणु है। केंद्रीय धातु को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म, इसको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोल सकते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। सही है बेटा, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें लिगंड कहते हैं। क्या छात्रों कहते हैं, लिगंड कहते हैं। कितनी आसान है डेफिनेशन बनाना और सीखना, बहुत आसान है, रटना केमिस्ट्री को बिल्कुल भी नहीं है, बस सीखना है और सीखते जाइए। हम आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से सिखा देंगे, बस आपको लगातार हमसे जुड़े रहना है और कुछ नहीं। केवल बात समझ में आ गई, क्या होगा लिगेंड।